अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 8 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात से मुताल्लिक शेड्यूल देने की डेडलाइन दे दी है और खबरदार कर दिया है कि ऐसा ना करने की सूरत में वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी अरकान असम्बली का मुशावरती इजलास हुआ और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस मुशावरती इजलास में पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़ने का फैसला किया गया और यह भी फैसला किया गया है कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ऐवान में दोबारा पेश होकर इस्तीफे देंगे और दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी के तमाम अरकान ने पंजाब असम्बली तोड़ने के फैसले की तौसीक कर दी है। यानी तहरीक इंसाफ का यह फैसला अब सामने आ गया है कि इसके कौमी असम्बली के अरकान जो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और जब स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होकर इस्तीफ़ों की तस्दीक का कहा था तो वो पेश नहीं हुए थे, मगर अब वो दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। साथ ही पहले मरहले में पंजाब की असम्बली तहलील की जाएगी और फिर दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की जाएगी। लेकिन ये असम्बलियाँ तहलील कब होंगी इस हवाले से तारीख नहीं दी गई है, मगर हुकूमत को नए इंतखाबात का शेड्यूल देने के लिए 20 दिसंबर की डेडलाइन ज़रूर दे दी गई है और इमरान खान ने वादे कर दिया है कि दिसंबर के महीने में हर सूरत सूबाई असम्बलियाँ तहलील करेंगे। मगर इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस धमकी को संजीदा नहीं ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने नई फौजी क़यादत से भी उम्मीदें बांध दी हैं, उन्हें खुदा का वास्ता दे रहे हैं और इसी दौरान वो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें करते भी नजर आ रहे हैं। कल इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने नए आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। साथ ही उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर एक बार फिर तनकीद की। नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने, हाफिज़ कुरान हैं और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। पहले तो एक रजीम थी जनरल बाजवा की, उसमें तो हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने फैसला क्या लिया था और खुली दुश्मनी हमारे साथ की थी उन्होंने। लेकिन अब तो बहुत ज़रूरी है कि जो नई रजीम आई है इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें। इस वक्त ये हमारी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँच रहा और जो भी इस वक्त मुल्क का सोच रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना बड़ा फासला हो जाए जो कि जनरल बाजवा के दौर में था। इमरान खान आज अचानक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ की तारीफें सुनी हैं, मगर इमरान खान तो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से पहले भी अच्छे से जानते थे, वो उनके साथ काम कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की हुकूमत के पहले DGISI थे। 2018 में हुकूमत में आकर इमरान खान ने खुद उन्हें DGISI तैनात किया और फिर 8 माह बाद ही उन्हें ओहदे से हटा दिया। और फिर इस तब्दीली से मुताल्लिक ये खबरें आती रहीं कि जनरल आसिम मुनीर ने DGISI की हैसियत से इमरान खान के करीबी लोगों की बदउनवानियों की निशानदेही की, जिसमें बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह खान के एक बिजनेस टाइकून से मुबैना लेन देन के मामला शामिल थे। मगर इमरान खान ने कोई एक्शन लेने के बजाय नाराज़ होकर जनरल आसिम मुनीर को ही ओहदे से हटा दिया था और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया था। उस बिजनेस टाइकून को काबीना के जरिए बरतानिया से मिलने वाले 50 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाने और अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन और अतियात लेने और अंगूठियों के हवाले से मुबैना ऑडियो लीक्स अवाम सुन भी चुके हैं और ये सारे मामला देख भी चुके हैं और ये तमाम बातें मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। और फिर जब नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक तनाज़ा खड़ा हुआ तो हाल ही में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़ेह किया कि वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बने। मगर आज जब जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ बन गए हैं तो इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें सुनी हैं, वो हाफिज़ कुरान भी हैं और उन्हें खुदा का वास्ता भी दे रहे हैं। आज हसन इकबाल ने भी इस हवाले से सवाल उठाया। इमरान न्याजी साहब से कोई ये पूछे कि ये वही जनरल आसिम मुनीर हैं कि जो DGISI थे और बहसियत DGISI इन्होंने अमर बिल मारूफ पे चलने की कोशिश की थी। उन्होंने इन ऑल सिंसेरिटी इमरान खान साहब को बताया कि इनकी नाक के नीचे करप्शन की फैक्ट्री खुली हुई है और उसका वो नोटिस लें। इमरान खान साहब ने कहा कि यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन और उसके बाद क्या हुआ कि उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। आज आपको उनको अमर बिल मारूफ की आप तलकीन कर रहे हैं। ये जब DGISI थे तब भी हाफिज़ कुरान थे। अपने दौर में DGISI के ओहदे से हटा दिया था, मगर आज इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहे हैं। अपने दौर में वो जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, आज बुराइयां कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। और इमरान खान शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम और बूट पॉलिशिया कहते हैं, उन्हें ताने देते हैं। शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम, फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। शहबाज शरीफ, शहबाज नहीं, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता।
अब नए इंतखाबात के लिए इमरान खान की उम्मीदें नए आर्मी चीफ से वाबस्ता हो गई हैं और उनकी जमात अगले 8 दिनों के अंदर हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुकी है। मगर पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही पंजाब की असम्बली तहलील करने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं और वो कह चुके हैं कि मार्च तक असम्बली ऐसे ही चलेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर और रुकने पंजाब असम्बली हाशिम डोगर ने दावा किया है कि अगर परवेज इलाही असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो तहरीक इंसाफ के 178 अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि यह हुकूमत कैसे चलती है। हमें जब इमरान खान हुक्म करेंगे, हम 178 हैं, हम तो अगर चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने रिजाइन जमा करवा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये हुकूमत कैसे चलती है। यानी तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को यह पैगाम दे रही है कि आपने अगर असेंबली तहलील नहीं की तो हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। फवाद चौधरी भी परवेज इलाही को तनबीह कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहना है और साथ इलेक्शन लड़ना है तो असेंबली तहलील करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नून लीग ने इस वक्त अपने सियासी मुस्तकबिल की सारी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता कर दी हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि अनापरस्त, झूठे और मोहसिन कुछ शख्स से आप क्या मुज़ाकरात करेंगे। हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हम तमाम अपने इख्तिलाफात भुला सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करता है और मोहसिन कुश है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे। और कौम का फैसला है कि कौम ने अगले इलेक्शन में क्या फैसला देना है। जो भी कौम फैसला देगी हम उसको मनोन कबूल करेंगे बशर्तिया कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये शख्स फ्रॉड है, ये झूठा है, इसको पाकिस्तान के मफाद से कोई सरोकार नहीं, अनापरस्त है, अपनी अना के लिए हर चीज कुर्बान कर देगा। मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान के अंदर उनके चाहने वाले करोड़ों में बसते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान जल्द तशरीफ लाएंगे। क्या वाकई अब हतमी फैसला हो गया है। हमारे साथ इमरान खान के करीबी साथी साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब 20 दिसंबर तक की डेडलाइन इस हुकूमत को दी है और खान साहब ने कह दिया है कि दिसंबर के महीने में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। साथ ही तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है परवेज इलाही साहब को कि अगर आप नहीं तहलील करेंगे तो हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अगर आपको इत्तेहाद में रहना है तो आपको फिर असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि वाकई तहलील हो जाएंगी और मामला आगे बढ़ने जा रहा है? मेरे ख्याल में 15 से 30 तारीख तक इमरान खान जो डेट दे रहा है ठीक दे रहा है। और जो जुमला और जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कि होगा तो ऐसा होगा, इमरान खान ऐसे ही करेगा। और ये जो जिल्लत की हुकूमत है उससे इज्जत की मौत बेहतर है। और ये जो 13 जमातों को उसने चने चबवाए हैं इमरान खान ने, अब देखे ना कहाँ मुफ्ती महमूद का मकाम और कहाँ फजल रहमान, कहाँ बाचा खान और कहाँ एमल कांसी, कहाँ बुगटी अकबर बुगटी और कहाँ जैन बुगटी। ये सारे लोग उसका मुकाबला नहीं कर सक रहे। और 8 महीने से कम कम इन 13 की 13 पार्टियों को उसने खुडे लाइन लगाया हुआ है और इनकी सियासी कबर वो बनाने जा रहा है। और आप सारा मीडिया समेत आपके जो भी कह रहा है उसकी फेवर में या उसकी मुखालफत में उसको आगे लेके जा रहा है और वो इनके गले पड़ने जा रहा है। और साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर फिर परवेज इलाही साहब नहीं करते तो ये कह रहे हैं कि जी हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, परवेज इलाही साहब अगर दूसरी तरफ जाके मिल गए फिर क्या होगा? परवेज इलाही और शुजात दोनों इकट्ठे हैं। मरकज में शुजात है, पूरे 2 वजारतें हैं उनके पास, सूबे में परवेज इलाही है। इनको आप मैंने खुद चौधरी शुजात से मुझ पे बात हुई, मैंने कहा भाई कि आमने सामने कमरे में रहते हो किस तरह मुंह छुपा के जाओगे। उसका नहीं शेख साहब, जो आपने टीवी पे कहा हमारी सुलह है और इतना करीबी रिश्ता है। और ये जब रिश्ता तय हो रहा था उस वक्त भी मैं उस खानदान में शामिल था। और मुझे पूरा यकीन है अगर 2 हफ्ते की सियासत करनी है, 2 महीने आगे क्या तो 2 महीने पीछे क्या, फिर तो और बात है। अगर एक पायदार और लंबी सियासत करनी है, और ये क्योंकि आगे नस्लों की सियासत हो रही है, बाकी तो पाकिस्तान के सारे सियासतदान 70 की दाई में पहुंच गए हैं मेरे समेत। तो ये चूमू के लिए, चुम्बू मुंगू के लिए जो अपनी सियासत बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर एक अच्छी इनिंग खेलनी है और परवेज इलाही पे मुझे अभी उम्मीद है, अब तक जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, कि इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। इसी में उसकी बेहतरी है, उसके खानदान की बेहतरी है और उसकी सियासत की बेहतरी है। मगर शेख साहब मुझे आपकी बातों से लग रहा है, क्योंकि आपने पिछले दिनों भी कहा था कि जो इमरान खान को धोखा देगा वो बेइज्जत होगा, आपको अभी भी यकीन है नहीं परवेज इलाही साहब पर? आपको लगता है मामला इधर उधर जा सकता है? देखिए, मन का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं अल्लाह की सरजमीन में आया हूं
8 महीने 9 महीने ना मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट से, ना फौजी से ना राब्ता था, और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ पाक सरजमीन में, कल मैं पाकिस्तान आऊंगा, कि उन्होंने भी मुझे कोई तंग नहीं किया। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान खान की बात मानेगा परवेज इलाही और मुस्ताफी होगा। इसी में अगर मैं आऊंगा तो मेरी यहाँ से मक्का मदीने से भी यही बात है और पाकिस्तान में भी उसकी बात है कि इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होना नस्ली और असली का काम है। कल वो हुकूमत में आए, बेशक छोड़ दिया जाए, मैं पाबंद हूँ, पहरा दूंगा। जिस वक्त तक वो जिद्दोजहद कर रहा है, जिस वक्त तक वो जोश वलवले तनतने और दबदबे से शऊर पैदा कर रहा है और कौम में इन 13 पार्टियों को का पोस्टमार्टम कर रहा है, इनकी सियासी कब्र बना रहा है, जितनी मर्जी देर कर ले ये अपना सियासी मुर्दा खराब करने जा रहे हैं। और इलेक्शन होंगे शेख साहब, आपने कहा कि 15 से 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे या असेंबलियां टूटेंगी। और शेख साहब, आपने कहा कि आपसे भी 8 माह में कुछ नहीं कहा एस्टैब्लिशमेंट ने। परवेज इलाही साहब ने भी जनरल बाजवा साहब पर जो इल्जाम इमरान खान साहब के नफी कर दी परवेज इलाही साहब ने। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि दुरुस्त नहीं है। आप भी कह रहे, आपसे भी नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल कि आप किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं? देखें जी, मैं इमरान खान के ने कहा है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इमरान खान की हुकूमत को एक क्या कहें, दवा दारू के जरिए जो है इंटरनेशनल दवाइयां भी इस्तेमाल हुई, डोमेस्टिक दवाइयां भी इस्तेमाल हुई। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे फौज ने ये नहीं कहा कि इमरान का साथ नहीं छोड़ना। मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूं। आपका यही मसला है ना कि आप फिर बड़ी स्क्रीन पे चले जाते हैं। नहीं, मगर शेख साहब, मसला ये ना कि अगर एमक्यूएम भी कह रही है हमें नहीं कहा, परवेज इलाही भी कह रहे हैं नहीं कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, आप भी कह रहे हैं, तो आप सारे करीब समझे जाते हैं रिवायती तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के। आप सभी कह रहे हैं कि नहीं कहा। कह रहा हूं कि देखें, फिर आप देखें ना, आप सवाल करें, आप अपनी चीज को मुसल्लत ना किया करें। आप एसेट्स हैं हमारा, और मेरा किसी चैनल पे एहसान नहीं है, अल्लाह के बाद, अल्लाह की सरजमीन से कह रहा हूं, आपके चैनल पे एहसान है। इमरान खान एक एसेट है, और इमरान खान के साथ जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्होंने गलत किया है। मुल्क शदीद बहरान में आ गया है। मैंने अपनी जात का कहा कि मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी ने तंग नहीं किया, लेकिन इमरान खान को उतारने में 25 से 35 करोड़ का टिकट सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगाने के, सियासतदानों को सियासी तोहफे बनाने में और खरीदो फरोख्त की मंडी सजाने के बाद इमरान खान को उतारा गया, और ये इमरान खान के हक में गया। ये बेवकूफ हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार है। इनमें इतनी अकल ही नहीं थी कि अगर 1.5 साल बाद अगर इलेक्शन होता तो शायद हमारी हालत नून लीग से भी आज बुरी होती। आज ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अवाम में जाने के काबिल नहीं है। टीवी पे आ जाए, ये आपको भी समेट लेंगे और आपको भी लपेट दियाएंगे। ये नजरों में शेख साहब, अगर आपको मैं चाहता हूं कि आप अवाम की नजरों में जिंदा रहें। शेख साहब, मगर एक नुक्ता जो आपने साथ खड़े हों। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है कि साफी का काम है जहां पर उसको फैक्ट्स नजर आए वो वही वाली बात करे कि जो आप कह रहे हैं कि सिंध हाउस में मंडियां लगी थी, तो जो इमरान खान साहब के अपने एमएनएस थे उन्होंने नहीं उतारा, उन्हें अदम एतमाद में इत्तेहादी छोड़ गए और दूसरी तरफ चले गए, इसलिए उतरे ना। इत्तेहादी सारे कह रहे हैं हमसे राब्ता नहीं किया, तो फिर किसने उतारा? उसी वक्त किया जाता है शाहजेब, जिस वक्त साथियों से मारा जाता है। साथियों की मंडी लगाने के बाद उन्होंने 2 वोटों से 2 झुंगे की वोटें, और जिनकी सियासत में कह रहा हूं, क्या ये बादशाह खान का ये अमल कांसी टाइप के लोग लाएंगे? अहमद वली खान की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी, एक मिनट मेरी बात सुने। मुफ्ती महमूद एक पाकिस्तान की और इस्लाम की नामवर शख्सियत ये, और ये फजलुर रहमान जो माँ बेटियों को गालियां देता है कौम की, और ये जैन बुख्ती, अकबर बुख्ती की जूती के बराबर नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो है वो मुफ्ती महमूद की जूतियों की खाक के बराबर नहीं है। ये मुल्क पर कौम चलाएंगे। कौम को शऊर दिया इमरान खान ने, और इमरान खान जिस हालत में जहां है, देर हो सवेर हो, महीना लगे 2 लगे, इनकी सियासत को उसने दमा चौकड़ी दफन कर दी। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मुझे अगर एस्टैब्लिश कर दें कि कौन सी ऐसा इत्तेहादी था जिसको जनरल बाजवा साहब ने कहकर के अगर आपको भी नहीं कहा और दूसरों को भी नहीं कहा, कौन था? देखिए, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा था, मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन बाप के बाप से पूछें और एमक्यूएम के बाप से पूछें। मेरा मतलब है, आप शाहजेब साहब, बात बातें आप कहें भी लोगों को पता होती है कि कहां खड़ा है। मेरा शहर वफादारों का शहर है, गद्दारों का शहर नहीं।
और मैं नस्ली और असली हूं, इसलिए किसी को जरूरत ही नहीं हुई कि मुझे ये कहे कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं। शेख साहब, अब इमरान खान साहब खुदा का वास्ता दे रहे हैं नए आर्मी चीफ को और कह रहे हैं अच्छी बातें सुनी है उनके हवाले से। आपको लगता है खान साहब को अब अपनी बेस है, उनकी पॉपुलैरिटी है, उस पर भरोसा करना चाहिए या आर्मी की तरफ ही देखना चाहिए? वो नए आर्मी चीफ से कह रहे हैं, पहले जनरल बाजवा से कह रहे थे कि आप कुछ करें। देखें, आर्मी एक हकीकत है। पाकिस्तान की अजीम फौज और शहादती दस्ते और पाकिस्तान की गाजी फौज, ये पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। और ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। अगर इमरान खान ने ये बात की तो बिल्कुल दुरुस्त की। पाक फौज भी पाकिस्तान की कौमी मईशत जो है, कौमी सलामती की जामिन है। मैं खुदा के घर में आपको कह रहा हूं, मैं 240 रुपए का डॉलर लेके आया हूं, मुझे वो महंगा नहीं दे सकते। मेरे महल्लेदार हैं लाल हवेली के, वो मुझे महंगा नहीं दे सकते। इसका मतलब है 240 रेट था जो उन्होंने मुझसे दिया। मुल्क की इकोनॉमी का डिजास्टर इतना बड़ा है कि आप देख रहे हैं कि जहां से आप इंटरव्यू करते हैं वहां एक बाप अपनी 3-3 बेटियों को ज़बह कर रहा है। सो पाक फौज इस मुल्क की कौमी सलामती की दीवार चीन है। और अगर इमरान खान ने उस फौज को, उस दीवार चीन को कहा है कि इस मुल्क को जो खतरात हैं, जो ये मुल्क एक गंभीर मसाइल में जा रहा है, जो संगीन मसाइल में जा रहा है, उसमें फौज ने अपना रोल अदा करना है। ये बेशक जरूरी नहीं कि वह सियासत में आए, लेकिन सियासत है क्या? सियासत अवाम के साथ है। ये फौज अवाम की फौज है। ये कोई रॉयल जॉर्डानियन आर्मी नहीं है, माफ करना, ये मिडिल क्लास के लोगों की फौज। आप जो इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, और आपने ये भी दुरुस्त कहा, हमने भी मार्केट में देखा है कि जो रेट है ये मसनूई रह गया है। 240 से कम का डॉलर मिल नहीं रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये बात भी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में अगर कोई लेने जाए, जो आपका अपना जाती तजर्बा भी हो गया, मगर बात कह रहा हूं, मगर अपनी बात कह रहा हूं, खाना काबा के ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो इसको इंडोर्स कर रहा हूं कि ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। वाकई नहीं है मार्केट में दस्तयाब 240 से कम का डॉलर। मगर फिर फौज करे क्या? आप ये कह रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत करे। जो उन्होंने मुदाखलत की उसका तो हाल हमने देख लिया है कि किस तरीके से इस वक्त मुल्क के हालात हो गए हैं, कहां पर मुल्क आगे खड़ा हो गया। वो दोबारा क्या इलेक्शन कराएं, इस हुकूमत को मजबूर करें कि इलेक्शन कराएं? देखें, जब हुकूमत को अपनी पोजीशन पता है, हुकूमत को पता है कि किस तरह उनके केस खत्म हुए हैं, हुकूमत को पता है कि किस तरह उनको लाया गया है, हुकूमत को पता है कि किस तरह लंदन में मीटिंग्स हुई हैं, हुकूमत को पता है कि किस तरह सारे चाल चले गए हैं, तो इस मुल्क की सालमियत भी जो है वो फौज के जुम्मे है सबसे पहले, सियासतदानों से भी पहले। क्योंकि ये बड़े सगीर पाको हिंद में नहीं बल्कि सारी दुनिया की एक अजीम तरीन फौज है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है जो बैठ रहा है अंदर से। रूस के टूटने के लिए किसी ने नहीं मांगा, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, वहां कोई पत्थर नहीं चला, किसी ने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, इकॉनमी बैठ गई। सो पाकिस्तान अंदर से बैठ रहा है हुजूर। और ये फौज का भी पाकिस्तान है, सियासतदानों का भी पाकिस्तान है। बैठें और आवाम को फैसले का हक दें। जो शऊर इमरान खान ने नौजवानों को दिया है उसका मुस्बत नतीजा निकलेगा। शेख साहब, खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। आप तो खुद वजीर थे। 8 महीने के लिए जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के पहले DGISI थे, उनको हटा दिया था। फिर खबरें आई कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको बताई थी जो करप्शन के मामला थे, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया उल्टा। तो खान साहब कैसे कह रहे हैं उन्होंने सुनी है बातें? वो तो जानते हैं अच्छी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को। शाहजेब, अच्छी मुस्बत बातें करो, हालात को बेहतरी की तरफ लेने जाओ। आप भी एक कौमी अदारा हैं, मैं किसी पर मान नहीं करता। मैं आपके चैनल को यह कहना चाहता हूं कि बात को समेटा जाए, बात को सबको इकट्ठा बैठाएं। एक दूसरे के गंदे कपड़े धोने की बजाय हम एक पॉश और इस्त्री वाले कपड़े पेश करें और हम अपना अंदर का गंद खत्म करें। क्योंकि मुल्क को गंदा और परागंदा जो होना था, इससे ज्यादा खतरनाक हालात नहीं हो सकते। इसको ठीक करने के लिए आप भी शाहजेब एक रोल अदा करो। मगर शेख साहब, इसमें मसला ये है ना कि इस वक्त जो फौजी क़यादत है वो ऐसा नहीं है कि वो खान साहब को ज़ाती तौर पर जानती नहीं है। अगर वो ज़ाती तौर पर जानती है तो उन्होंने देखा है खान साहब किस तरीके से हुकूमत चलाते थे, किस तरीके से ऑपरेट करते थे। और अब खान साहब कह रहे हैं कि वो खड़े होंगे अमर बिल मारूफ के लिए, तो उन्होंने देखा नहीं है कि वो किस तरह खान साहब ऑपरेट करते थे। क्यों DGISI के तौर पर उन्हें हटा दिया था? फिर सहाफ़ियों से मिलकर भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बने। मेरी बात सुने शाहजेब, इमरान खान के बारे में जो कुछ आपने तूफान खड़ा करना था कर लिया। क्या ये फौज को नहीं पता कि 1100 अरब डॉलर, 1100 अरब रुपए के केस किस तरह खत्म हुए? क्या ये फौज को नहीं पता कि रात को हल्फ उठाया, सुबह फर्द जुर्म लगनी थी? क्या नहीं पता लगा कि सारे प्लेट्स ऊपर कैसे गए, नीचे कैसे गए?
क्या उनको नहीं पता लगा कि A1 फील्ड के फ्लैट कहां से बहे? इसको आगे लेके जाओ। आगे ये है कि पाकिस्तानी कौम को जिंदा रहने का शऊर दो, एक मकबूल और मजबूत हुकूमत को लाओ, वोटों से जो भी लाए, मेरे ख्याल में वो इमरान खान आएगा। अगर कोई और आता है लोगों के वोटों से तो वो आ जाए। मेरी सोच और मेरी सपोर्ट और मेरी जुस्तजू, जोश, वलवला, तंतना, दबदबा, हममा इमरान खान के साथ है। मगर शेख साहब इसमें मसला ये है, जब आप कह रहे हैं कि फौज को ये बातें नहीं पता, हमने देखा है ना कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ही जो केसेस बने, अब जो अखबार लिखता था वो माफी मांग रहा है, फिर एनसीए ने क्लीन चिट दे दी शहबाज शरीफ को, फिर जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, जो 50 अरब रुपए मिले थे बिजनेस टाइकून को कि वो उसकी जेब में डाल दिए। तो फिर क्या पकड़ा खान साहब ने, क्या किया पौने 4 साल में? शाहजेब साहब, जब आपके जंग अखबार के जो रोलर थे उनको आग लगाई जा रही थी लाहौर के अखबारों में, लाहौर के जंग के रोलरों को आग लगाई जा रही थी, उस वक्त शाहजेब किसी और चैनल पे था, मैं था जो आग रखवा रहा था। आपका एक रोल होना चाहिए इस मुल्क को अवाम की राय आमा की तरफ ले जाने का। आज मैं 8 महीने के बाद पहली दफा आपका प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह के घर से मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जिस तरह पाक फौज की जिम्मेदारी है और वो कर रही है इस मुल्क को बचाना और आगे लेके जाना, इस तरह आपकी और आपके चैनल की भी जिम्मेदारी है कि पेट्रोल ना डालें, पानी डालें, आग को नरम करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। मगर शेख साहब, कैसे ये पानी है, इलेक्शन की तरफ जाना कैसे पानी है, पेट्रोल नहीं है? नहीं, ठीक होगा, आप घबराए नहीं। मैं अल्लाह से दुआ भी मांगी है। मैंने हतीम के नीचे लोगों को रोते हुए देखा है पाकिस्तान के लिए। लोग रो रहे थे, लोग चीख रहे थे, खाना काबा के दरवाजे के नीचे छाती लगा के लोग रो रहे थे। यहां आके देखो पाकिस्तान के लिए दर्द है। वो चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान जिन्होंने दौलतें शिफ्ट की हैं बाहर, उनको तो ट्रायल होना चाहिए, उनका सख्ती से ट्रायल होना चाहिए, इंतखाब भी हो, उनका एहतसाब भी हो और आप एक रोल अदा करें। मैं सोच समझ के आपको यहां से इंटरव्यू दे रहा हूं। मेरा ये यकीन है कि अवाम की सोच में आप एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं बजाय मनफी रोल अदा करने। सही, मीडिया का काम है ना कि हकाइक को रिपोर्ट किया जाए। ज़ाहिर है आपके अपने एहसासात हैं, मगर उन एहसासात के तहत वो चीज़ जो आपको सूट करती हो, इमरान खान साहब को सूट करती हो, बेशक वो हकाइक के बरक्स हो, ये काम तो नहीं है मीडिया का कि उसके लिए कैंपेन करना शुरू कर दे क्योंकि आपको लगता है वो अमर बिल मारूफ है, बेशक वो सच ना हो, वो झूठ हो। और आपको लग रहा है कि हुकूमत अब कह रही है कि जी हम करा देंगे पंजाब में इलेक्शन, तो हुकूमत करा देगी पंजाब में इलेक्शन या हुकूमत गिर जाएगी अगर आप असेंबली तहलील करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और आपको लग रहा है कि उससे इंतखाबात की राह हमवार होगी क्योंकि हुकूमत चैलेंज कर रही है? करा देना मेरी जान, हम भी यही कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हम भी ये कहते थे 5 साल पूरे लगाएंगे, लोगों ने नीचे से कलीन खींच दिया और ये कह रहे हैं कि जनाब अली हम वक्त पे इलेक्शन कराएंगे। आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। न चीन पैसे दे रहा है, न सऊदी अरब पैसे दे रहा है, न रूस पैसे दे रहा है, और अपनी हालत आपकी क्या है? आप पे तो इस हुक्मरानों पे सबसे पहले जिम्मेदारी है कि इनके जो फॉरेन अकाउंट्स में पैसे हैं वो लेके वापस आए सबसे पहले। और आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन ये अपने वक्त पे कराएं, इनका तो चेहरा ही स्याह हो जाएगा। इनको तो देखें, ये सारी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं ये इख्तदार में चिमटे रहने की कर रहे हैं। जितनी देर ये इख्तदार में चिमटे रहेंगे उतना ही अपना सियासी मुर्दा खराब करेंगे। मगर शेख साहब, आप उस वक्त आपकी राय क्या थी जब 8 मार्च से पहले इमरान खान साहब के पास मौका था कि वो असेंबलियां तहलील कर देते, उन्होंने नहीं किया, अदम एतमाद आ गई, आप कह रहे थे उनसे कि जी आप असेंबलियां तहलील करें, चलें इलेक्शन में? मैं अब कह के अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं कैबिनेट में इमरान खान साहब को ये कहता था कि असेंबली तोड़ दें, लेकिन मुझे इतना जो रिस्पांस अवाम में नजर आया, ये उसका वो मुकद्दर का सिकंदर निकला, उस पर अल्लाह का एहसान हुआ। मैं ऐसे वक्त में ये बात कह रहा हूं कि हर सियासी वर्कर पर जो जिस पार्टी का है, इम्तहान का वक्त हो उसके साथ खड़ा हो। मैं उसका इत्तेहादी था, साथ खड़ा हूं। इख्तदार आए तो देखी जाए, आप खड़ा रहें या ना खड़ा रहें, लोगों को कोई इतराज नहीं होता। लेकिन मैंने कैबिनेट में ये कहा था कि आप के असेंबलियां तोड़ दें और इलेक्शन में जाएं, लेकिन मैं एक वोट की सियासत करता हूं। मैं कह ही सकता हूं, मैं वाहिद मेंबर हूं जो मेरी वो बात सुनता है। अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं? मगर क्या इमरान खान साहब को जनरल बाजवा पे यकीन था कि वो हुकूमत बचा लेंगे? क्यों नहीं तोड़ी उन्होंने? देखिए, बार बार बाजवा को ला रहे हो, जो चला गया रात गई सो बात गई। खान साहब बार बार ला रहे हैं, क्या करें? देखें, वो तो आप इंटरव्यू लेने बात करते हैं ना, मुझसे लेके देखें। मैं अगर बात करूं तो बात करूं। देखो ना, मैं तो बहुत उस्ताद, दादा उस्ताद था जब मैं हॉस्टल में रहता था और बाजवा साहब नीचे इस्लामी जमीयत तुलबा के नाज़िम थे उस वक्त।
गॉर्डन कॉलेज के। लेकिन ये सारी बातें भूलनी चाहिए। फौज के साथ, फौज इस मुल्क की सलामती है, इस मुल्क की अजमत है, इस मुल्क का अजीम अदारा है, उस पे कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाना भी जिम्मेदारी है, इस मुल्क का दिफा करनी भी जिम्मेदारी है। एटॉमिक मुल्क के लिए माशी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कौमी इस्तेकाम इसी में है, और वो तभी निकलता है कि लोगों की राय आमा को एहतराम दिया जाए। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत इस मामले पर क्या सोच रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की आप शायद धमकियों को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही थी, मगर वो अब संजीदगी की तरफ जा रहे हैं कि जी हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और वो परवेज़ इलाही साहब को भी उनकी पार्टी बता रही है कि मुस्ताफ़ी हो जाएंगे अगर आप तहलील नहीं करेंगे, या फिर अगर आपने अपना इत्तेहाद हमारे साथ कायम रखना है तो असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। वो संजीदा नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ से भी कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, ज़ाहिर है वहाँ पर भी वो दबाव बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि इस बात को संजीदा ले नहीं रहे हैं, मगर मामला संजीदा हो जाएगा। जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो उन्होंने कहा, अभी जो आपने सुनाया है, मेरी जो है वो चली गई है। मेरी याददाश्त जो है वो पहले 2-3 साल जब जनरल बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन दी, फिर जनरल बाजवा जो है इनके ज़रिए इनकी प्रॉक्सी बन के हमारी मीटिंग्स जो है प्रिजाइड करते थे, फिर ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, जनरल बाजवा के ये कसीदे पढ़ते थे। अब ये कहते हैं कि हमें जो भी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया है, डोंट वांट टू रिपीट दैट, अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं। इस शख्स पे कौन एतबार करेगा? चले मैं तो एतबार नहीं करता, मैं तो उनका मुखालिफ हूँ, लेकिन उनके अपने भी जो है ना, जिन्होंने उनके साथ उम्रें गुजारी हैं, वो उन पर एतबार नहीं करते। उनके करीब तरीन लोग जो है उन पर एतबार नहीं करते। ये शख्स जो है अगर डिक्टेशन लेता है तो अपने मफादात से डिक्टेशन लेता है, अपनी दौलत की हवस और इक़्तिदार की हवस से डिक्टेशन लेता है। इसका कोई मफाद जो है वो कौमी मफाद के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसके तमाम तर मफादात का महवर जो है उसकी अपनी ज़ात है। अब ये ही इज़ ट्राइंग टू कल्टिवेट, पब्लिकली कल्टिवेट द न्यू आर्मी चीफ। इस शख्स जो है ये इसका जो है वो इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इसको हेलीकॉप्टर याद आते हैं, इसको जहाज़ याद आते हैं, इसको तोशा खाने के तोहफे याद आते हैं, फिर उनके ऊपर उनको बेचना जो है वो याद आता है, उसके ऊपर प्रॉफिट जो है जो मेकिंग इसने की वो याद आता है। वो सारे जो है जो भी इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए चीज़ें होती हैं जो नशा बन जाता है, वो इसको याद आते हैं। अब ये मिन्नतें कर रहा है, अब उनको अमर बिल मारूफ़ की जो है वास्ता दे रहा है। अमर बिल मारूफ़ पे पहले ख़ुद तो जो है अमल कर लो। कौन सी बात है जो पिछले 4 साल के इक़्तिदार के अंदर इन्होंने अमर बिल मारूफ़ के ये सिर्फ नारे हैं। खुदा का वास्ता है, कुरान करीम की जो आयतें हैं या उनके अहकामात को अपने सियासी मकासद के लिए ना इस्तेमाल करो। अगर सियासत करनी है तो जिस तरह सियासत की जाती है उस तरह करो, मगर ख्वाजा साहब हमें कुरान की आयतें या कुरान के अहकामात को जो है उनको टूल ना बनाओ सियासत का। मगर ख्वाजा साहब हमें ये नजर आया है कि जो इस वक्त जो है जो डेस्परेट आदमी है, मगर जब उन्होंने दबाव बढ़ाया मार्च के बाद अपनी हुकूमत जाने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि दरमियान के 7-8 महीने में ऐसा हुआ नहीं कि इदारे ने प्रेशर ना लिया हो और आपको कम्युनिकेट ना किया हो कि इलेक्शन की तरफ जाना है, तो हुआ था ना। तो अब कैसे नहीं हो सकता है जब वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं नए आर्मी चीफ के हवाले से, खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि वो किरदार अदा करें। ये कैसे हो सकता है कि आपका क्यों कॉन्फिडेंस है कि अभी वो अपने दबाव बढ़ाने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव डालने में नहीं कामयाब हो जाएंगे और दबाव आप पर नहीं आ रहा होगा जब, और ऐसे वक्त में जब असेंबलियां भी वो तहलील करने जा रहे होंगे? देखिए मैं एक ये आपने पिछले 7-8 महीने का बताया है, हमें किसी स्टेज पे हमारे पर कोई दबाव नहीं था कि असेंबलियाँ तहलील करें। हमने ये ख़ुद ज़रूर सोचा था, PDM की पार्टीज़ में ये डिस्कशन हुई थी एट ए वेरी अर्ली स्टेज कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत गिरा ली है, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। और जो इस वक्त इमरान खान एक लाइबिलिटी बन गया हुआ है, ताज़ा सारा मामला है, और इलेक्शन जो है हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन
सामने बहुत से वजूहत थे। एक नज़र आ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त जो है कोई नेगोशिएशंस नहीं हो सकेंगी, डिफ़ॉल्ट जो है खुदा न खास्ता कोई रियलिटी ना बन जाए, और भी बहुत सी कंसिडरेशन थी। हमारा फिर कंसेंसस यही हुआ कि हम इक़्तिदार को ख्वाजा तो अभी भी यही कह रहे हैं ना कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क अगर आप लोग हुकूमत में रहे, इसलिए खुदा का वास्ता है कि फौजी क़यादत इंटरवीन करे। तो मैं कह रहा हूँ हालात और वाक़यात में कैसे चीज़ें बदलेंगी। देखें शाहज़ेब 7-8 महीने उनको पता बड़ा कुछ कहते हो गए हैं। वो खुद जो है एक बात करते हैं, फिर चंद दिनों के बाद या चंद महीने 2 महीने के बाद कहते हैं जी मेरी गलती थी, मेरी फ़लाँ गलती थी, मेरी फ़लाँ गलती थी। उनको खुद नहीं पता कि मैंने इस बयान के ऊपर या इस अपने कॉल के ऊपर कितनी देर ठहरना है और कब मैंने बैक ऑफ करना है। अब देखें, आप चौधरी परवेज़ इलाही के मतलब को कह रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम ये डिज़ोल्व कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिचुएशन इस तरह जो है पिछले 8 महीने से उन्होंने बहुत सी धमकियाँ दी हैं, बहुत से नारे लगाए हैं, बहुत से डेडलाइंस दी हैं। 20 लाख आदमी उन्होंने लेके पिंडी आना था, वहाँ से वो वापस हो गए, रुसवा होके वापस चले गए, 20,000 बंदा ना ला सके। उससे पहले उन्होंने पता नहीं 10 लाख बंदा लाना था। तो ये अल्लाह का फजल है, ये सारे दिन गुजर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत पे होंगे, या इलेक्शन जब हम चाहेंगे बग़ैर किसी दबाव के, हमारी हुकूमत चाहेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला बड़ा बोलना बुलाए, हम उसको। मगर ख्वाजा साहब आपका एतमाद इस में या किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आपका एतमाद इस बात पर है कि उन्हें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हाँ नहीं मिलेगी, या फिर इस बात पर है कि परवेज़ इलाही से कहीं ना कहीं आपको हाँ मिल गई है कि वो नहीं असेंबलियाँ तहलील करेंगे? किस चीज़ पर एतमाद है आपका? नहीं, मुझे ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो मुझे कथित तौर पे कोई इल्म नहीं है कि उनसे हमें हाँ मिली है या कोई उनसे नॉड हमें मिली है, मुझे इसका कथित तौर पे इल्म नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, मुझे इस बात का एतमाद है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो एक डीलिंक करेंगे, जो पास में जो कुछ हुआ है उसके साथ अपने आप को डीलिंक करेंगे। जनरल बाजवा ने अपनी टेन्योर के अंदर अपने आप को डीलिंक कर दिया और पब्लिकली डीलिंक किया था, जिसके ऊपर इन्होंने रिटेलिएशन की थी और उनके मतलब जो ज़बान बोली थी अभी भी बोल रहे हैं। देखें, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि जो आदमी आपको एहसान करे, आपके पानी का गिलास भी पिला दे, उसका एहसान जो है याद रखें, उसके मतलब गलत ज़बान ना बोलें। उसको जब भी उसके मतलब कोई असेसमेंट दें तो उसके एहसानात को याद रखें। अगर उन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की, वो पाकिस्तान के हक़ में न्यूट्रलिटी इख्तियार, आइन के हक़ में न्यूट्रलिटी जो है इख्तियार की। उन्होंने न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं इख्तियार की कि वो एक्सटेंशन मज़ीद लेना चाहते थे या कोई और जो है ऑब्लिगेशन जो है PDM की हुकूमत से लेना चाहते, कभी तौर पर नहीं। किसी स्टेज पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं हमारे साथ की। उन्होंने न्यूट्रलिटी की बिकॉज एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो 2011-12 से लॉन्च हुआ था। टोटल डिसअपॉइंटमेंट थी, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो है मईशत की हुई, टोटल डिस्ट्रक्शन हमारी जो ईथॉस है या कल्चर है हमारा पॉलिटिकल उसकी हुई, हमारे सोशल का जो बिहेवियर की डिस्ट्रक्शन हुई। तो सबको नज़र आ रहा था। तो आई थिंक अगर उन्होंने डीलिंक किया है तो उसके लिए वजूहात थी, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट थी, आइनी भी रिक्वायरमेंट थी। और जो एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ इमरान खान का, बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े बुलंद बांग दावों के साथ ये आया कि ये सब चीज़ें बदल देगा। आप उसका बयानिया जो है 2013 का या 2018 का उठा के देख लें, कभी उसने बात की है उसके ऊपर? अब वो कहता है, कभी वो कहता था बड़ी अदालतें जो है वो बरतानिया की अदालतों का बड़ी तारीफ़ करता था। मियाँ शहबाज शरीफ को जो है अपॉलोजी मिली है डेली मेल से, ये मुकदमा करे उस पर फाइनेंशियल टाइम के ऊपर, जिन्होंने कहा था कि वुटन क्रिकेट क्लब की जो है पैसे खैरात के लिए जाने थे जो इसने इस्तेमाल किए अपने सियासत के लिए, करे उनका मुकदमा। अगर इसको एतमाद है बरतानवी अदालत में, लेके जाए फाइनेंशियल टाइम्स को उधर, ये नहीं लेके जाएगा। मगर ख्वाजा साहब इसमें इतनी जुर्रत नहीं है, इखलाकी जुर्रत नहीं है, इसके हाथ जो हैं ये इक्विटी डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि इसके हाथ रंगे हुए हैं। मगर ख्वाजा साहब ऐसे इसमें में रंगे हुए हैं। ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग चाहिए थी, वरना वो फौरन असेंबलियाँ तहलील कर देते। उनको ऐलान किए हुए बड़ा टाइम हो गया है। आप लोग हुकूमत में होते हुए आमतौर पर हुकूमतें एक नरमी का मुजाहरा करती हैं, खान साहब ने नहीं किया, मगर ऐसा लग रहा है कि आप भी उनके साथ वही रवैया अपनाए हुए हैं जो उनका था। आप क्यों नहीं फेस सेविंग दे देते कि जी आइए मुज़ाकरात करते हैं, कोई भी डायलॉग हो जाए, डायलॉग के लिए बात की जा सकती है। लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन। आपने अच्छा किया ये सवाल कर।
हम एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राना सनाउल्लाह का इसके मतलब जो है इस बयान आ चुका है, बड़ा कैटेगोरिक बयान आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर जो है, लेकिन प्री कंडीशन कोई नहीं होगी उसके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, एजेंडे का आइटम जो है पाकिस्तान की इकॉनमी है, आम आदमी की ज़िंदगी में अगर कुछ सहूलतें हम सियासतदान जो हैं, तमाम सियासतदान जो है, मैं क्योंकि मुज़ाकरात की जो बात कर रहा हूँ, तमाम सियासतदान जो अगर उस एजेंडा आइटम के ऊपर अगर मुत्तफ़िक हो जाएं तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बात हो सकी। लेकिन अगर वो गन पॉइंट के ऊपर हमें चाह रहे हैं कि लेके आएँ, साथ गाली दें, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, कथित तौर पे नहीं होगा। मगर ख्वाजा साहब, जब वो दो असेंबलियों से निकल जाएंगे, इमरान खान साहब जब वो दो असेंबलियों से निकल जाएंगे, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, तो अनस्टेबली टाइम होगा ना। नवाज शरीफ साहब भी आप लोग कह रहे हैं वापस आएंगे, वो भी कैंपेन के मोड में होंगे, तो पाकिस्तान तो इलेक्शन कैंपेन के मोड में चला जाएगा। तो उस वक्त आप लोग क्या डिलीवर कर पाएंगे फिर? देखें, ये तो प्रिजम्पशन है, और पिछले 8-10 महीने में बहुत सी प्रिजम्पशंस के ऊपर जो है ना बात भी हो चुकी है। उसके मतलब मुख्तलिफ उसके मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए हैं कि इस तरह होगा तो इस तरह होगा। तो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का फजल है, हालात ठीक जा रहे हैं। आज हम अभी रिकॉर्डिंग की जो है लेजिस्लेशन करके आए हैं। एक मसला जो है, मेरा ख्याल है कि वो हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी फ़ौज की मुदाखलत की वजह से पिछले 3-4 साल के अंदर वो मसला जो है हल हुआ। आज उसको हमने फाइनलाइज़ किया है। जहाँ पे $9 बिलियन का हमें नुकसान हो रहा था, वहाँ पे अब बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आमदनी का एक ज़रिया जो है आ रहा है, जिससे बलूचिस्तान के हालात इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब, एक और पहलू भी है, एक और पहलू यह है कि इमरान खान साहब जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, वो असेंबलियाँ तहलील नहीं करेंगे। अगर वो करने जा रहे हैं तो भी तो आप लोगों के लिए खतरनाक बात ही है ना कि वो अगर जीत जाएंगे तो फिर जो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा होगा, वो बता रहे हैं आपको कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बड़ा क्यों तहलील करेंगे अगर उन्हें यकीन है? वो अभी भी आवाज़ें मार रहे हैं GHQ को। अगर बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपनी ज़ात के ऊपर इत्मीनान हो, तो उसको GHQ को आवाज़ें मारने की क्या ज़रूरत है? पहले अमर बिल मारूफ जो है लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं, पहले खुद तो करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आपको भी एतमाद है कि आप पंजाब में कंटेस्ट करेंगे, अगर ये क्योंकि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मैं तो कोई अपनी हुकूमत क्यों तहलील करेगा अगर उसे पता है कि वो नहीं जीत पाएगा? देखें, ये तो एक डेस्परेट एक्ट है। अगर वो करने को तैयार हैं, उनकी पार्टी जो है वो कतई तौर पे करने को तैयार नहीं, KP की पार्टी करने को तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो है पंजाब के असेंबली के जो मेंबर्स दे रहे हैं कि अभी नए उनको अरबों के हिसाब से जो है एक आदमी को जो है वहाँ पे फंड्स मिले हैं। दे वांट टू स्पेंड दैट मनी इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे वांट टू वू पीपल फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं, 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, और जो इंटरिम गवर्नमेंट के वक्त तो वो पैसे नहीं उस तरह से स्पेंड हो सकेंगे जिस तरह वो करने चाहते हैं। वो तो फिर जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज करेगी सारी चीज़ों को। 2-3 महीने तो 4 महीने में वो बात कहेंगे लोगों के जहनों से महव हो जाएगी कि इस बंदे ने 2 करोड़ लेके आया था या 2 अरब लेके आया था, कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया नहीं लगाया, उसमें कितना ऑलरेडी खाया जा चुका है, कितना रह गया है, वो तो एक बहुत बड़ी एक अलग स्टोरी है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत कह रहे हैं कि हम अपने वक्त पर ही करेंगे, गन पॉइंट पर नहीं करेंगे। देखते हैं इमरान खान साहब क्या करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का केस तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया है कि कैसे सियासत के लिए एक अपोजिशन के सियासतदान को एक ऐसा इल्ज़ाम लगाकर 6 महीने तक जेल में रखा गया जिसकी सज़ा मौत है। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के उरूज के दौर में राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन की बरामदगी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया, और न सिर्फ गिरफ्तारी की गई बल्कि मुकदमे की भरपूर ओनरशिप ली गई। असेंबली में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और इंटरव्यूज़ में दावे किए गए कि फुटेज समय तमाम शवाहिद मौजूद हैं, यहाँ तक कि अपने दावों के हक़ में कस्में खाई गईं, कलमा पढ़ा गया, बार बार ये जुमला दोहराया गया कि जान अल्लाह को देनी है। लेकिन अदालत में ना कोई फुटेज पेश की गई और ना ही कोई ठोस सबूत सामने लाया गया, और जब हमने सवाल उठाया तो हमारे ही ईमान पर सवाल उठा दिया गया, और हमने इसके सबूत भी देने के लिए शहरियार आफरीदी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। शाहजेब खानजादा साहब, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट, पूरा पाकिस्तान जो भी ड्रग्स में मुलव्वस होगा
जितना बड़ा शख्स क्यों नहीं होगा, मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम, जितनी तनकीद करनी है करो, मैं उसको इब्रत का निशान बनाऊंगा इंशाअल्लाह बेइज्जती। लोगों को गुमराह मत करें, चंद पैसों के लिए ईमान बेचते हैं। शाहजेब खानजादा साहब ने देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और जिक्र अल्लाह के फजल के बगैर किसी के ज़बान पे नहीं आ सकता। मगर इमरान खान और मेरा और हमारी हुकूमत का ये मकसद हो कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालें, बेगुनाहों पर केसेस बनाएं, तो फिर लानत है हम पर, अल्लाह की पिटकार हो हम पर। अगर मैंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ की हो जिससे मैं एक बेगुनाह को जलील करूं, तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। ये रिवायत बन चुकी है कि अल्लाह, रसूल, मजहब को अपनी सियासत और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जवाब हो या ना हो। अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाए और दूसरे को गलत साबित किया जाए। जो सवाल करे, सबूत मांगे, तो खुद को बाईमान और दूसरे को बेईमान साबित किया जाए और इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम को इस्तेमाल किया जाए। शहरयार आफरीदी साहब से हमने सवाल पूछा, उन्होंने हमारे ईमान पर भी सवाल उठा दिया। राना सनाउल्लाह के हवाले से ये प्लेटफॉर्म आज भी आपके लिए हाजिर है, सबूत पेश करें, हम तारीफ़ करेंगे। हमारे ईमान बेचने के भी सबूत इसी प्रोग्राम में आकर पेश कर दें, हम उस पर भी आपकी तारीफ़ कर देंगे, बस सबूत पेश कर दें। अल्लाह और उसके रसूल का नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत ना चमकाएँ, अपनी सियासत ना। और फिर तहरीक इंसाफ के अपने दौर में 6 महीने बाद राना सनाउल्लाह को जमानत मिल गई और अब लाहौर की अदालत ने राना सनाउल्लाह को मंशियात बरामदगी केस से बाइज्जत बरी कर दिया है, जिस पर इमरान खान ने तनकीद करते हुए कहा कि अब राना सनाउल्लाह भी साफ और शफाफ हो गया है। हर रोज हम देखते हैं कि कभी वो पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया, उसके बाद अब ये राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया है। ये केस 2019 में इमरान खान के अपने दौर में बनाया गया था और खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस केस की सच्चाई पर सवालात उठा चुके हैं, मगर अलमिया यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इतनी शिद्दत से और तवातुर से झूठ बोलते हैं कि उन्हें अपने पुराने सच भी याद नहीं रहते हैं। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह की बरियत पर बयान दिया कि राना सनाउल्लाह की केस में वकील मुकर गया, सारे गवाह बैठ गए, किसी के पास चर्च का सिगरेट भी निकल आए तो वो भी इस तरह एक दिन दरख्वास्त देता है तो शाम को बरी नहीं होता। राना सनाउल्लाह इस केस में 6 महीने तक जेल में रहे थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और कुछ महीने पहले यही फवाद चौधरी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात के केस को गलत और ज़्यादती करार दे चुके हैं, जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल चुके हैं, मगर आज अपना ही बयान भूल कर तनकीद कर रहे हैं। हमने इस हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए शहरयार आफरीदी को प्रोग्राम में बुलाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब को भी बुलाया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक और पुरानी पोजीशन से पीछे हट गए हैं। फवाद चौधरी ने अपने ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर तनकीद कर दी है और उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि जब तक सादिक संजरानी सेनेट के चेयरमैन हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहती है कि वो गैर सियासी है। फवाद चौधरी की बात में वज़न है, मगर दिलचस्प बात यह है कि सादिक संजरानी आज अगर चेयरमैन सेनेट हैं तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, तो तहरीक इंसाफ का भी भरपूर किरदार है और वो उनके लाडले रहे हैं। और फवाद चौधरी तो खुद ये बात करके तहरीक इंसाफ पर इस्टेब्लिशमेंट की लाडली जमात होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये हक़ाइक़ हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी की हिमायत की और एक बार उनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दी। 2019 में जब अपोजिशन जमातों ने सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो फवाद चौधरी ने सादिक संजरानी की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदकिस्मती है, ये अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा है, लेकिन इस अमल से हुकूमत और वज़ीर आज़म को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर फ़र्क पड़ेगा तो सेनेट के इदारे को, जहां सादिक संजरानी एक तवाज़ुन कायम किए हुए थे। अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, ये तवाज़ुन मुतासिर होगा। उस वक्त फवाद चौधरी सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बरकरार रखने के लिए कैंपेन चला रहे थे और फिर हुआ भी वही। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई और खुफिया राय शुमारी में अपोजिशन के अपने 14 वोट कम हो गए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 मुस्तरद हुए और 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। फिर जब अपोजिशन के इन्हीं वोटों के हवाले से पीटीआई से सवाल किया गया तो पीटीआई ने ज़मीर की आवाज़ का नारा लगा दिया। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, पीएमएलएन में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी थी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया राय शुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं।
तहरीक इंसाफ की सादिक संजरानी के लिए हिमायत यहाँ भी नहीं रुकी। गुज़िश्ता साल सादिक संजरानी की 3 साल की मुद्दत खत्म हो गई और चेयरमैन सेनेट के लिए दोबारा इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ ने सादिक संजरानी को बाकायदा अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात के अरकान को छोड़कर सादिक संजरानी को अपना उम्मीदवार बनाया, भरपूर हिमायत की। और जब इलेक्शन हुआ तो सादिक संजरानी को 48 वोट मिले। यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में 49 वोट आए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए और यूं तहरीक इंसाफ के नामजद करदा सादिक संजरानी मजीद 3 सालों के लिए चेयरमैन सेनेट बन गए और तहरीक इंसाफ बहुत खुश हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।